हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 13 इम्यूनिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास इम्यूनिटी के जो हैं वो तकरीबन 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसके अंदर जो भी इसके आंसर्स बनते हैं और जिस तरह से हम इनके आंसर्स लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट आउट एनी 6 बायोकेमिकल बैरियर्स। तो हमें कोई भी 6 बायोकेमिकल बैरियर्स के नाम लिखने हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है 6 बायोकेमिकल बैरियर्स की। तो इसके अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि म्यूकस हो गया और एंजाइम बैरियर है, पीएच बैरियर है, इंटरफेरॉन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये सारे एक तरह के हमारे बॉडी के अंदर बैरियर्स आ जाते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को रोकते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। म्यूकस इज़ थिक स्टिकी सब्सटेंस दैट लाइन द वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर ये म्यूकस की लेयर होती है जो हेल्प करती है हमें पैथोजन को रोकने में और हमें इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद एंजाइम बैरियर है। एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। ये कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ये जो है वो कंट्रोल करते हैं, बैरियर के तौर पे भी काम करते हैं। उसके बाद पीएच बैरियर है और ये भी हमारे पास जो है वो कुछ एंजाइम एक्टिविटीज़ और बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो ये रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पीएच की वजह से हम एक तरह का बैरियर प्रोवाइड होता है। उसके बाद इंटरफेरॉन्स हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट जो बैरियर्स हैं ये क्या है, हमारे पास जैसे ब्लड हो गया, ब्लड ये भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से हमें बचाता है। एंटीबॉडीज़ ये तो वैसे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ बाइंड होकर हमें उनसे बचाती हैं। तो ये डिफरेंट तरह के बैरियर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो यहाँ पर हमने 6 की लिस्ट बनाई है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, हाउ ट्यूमर सेल्स आर डील्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल से हमारे इम्यून सिस्टम कैसे डील करता है, हमारा इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर आइए पढ़ते हैं, आवर इम्यून सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एबनॉर्मल सेल्स इंक्लूडिंग ट्यूमर सेल्स। हमारा जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम, ये ऐसे बनाया गया है कि ये ट्यूमर सेल्स से डील कर सकता है, एबनॉर्मल सेल्स को ये ख़त्म कर सकता है और उसके अंदर ट्यूमर सेल्स भी आ जाते हैं। तो इनको ये ख़त्म कैसे करेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। ये क्या करते हैं, दे आर टाइप ऑफ WBC दैट डायरेक्टली किल ट्यूमर सेल्स। ये डायरेक्टली ट्यूमर सेल्स को मार देते हैं। तो ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये ट्यूमर सेल्स को मार देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टी सेल्स। टी सेल्स क्या करते हैं, these cells can recognize and attack cells that have abnormal protein on their surface such as those found on tumor cells। तो जिन सेल्स के ऊपर एबनॉर्मल प्रोटीन होती है जैसे कि ट्यूमर सेल्स के ऊपर होती है, इन सेल्स को ये टी सेल्स ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह ट्यूमर सेल्स को नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स दोनों मिलके ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज़ आ जाता है। These molecules can bind with a specific protein on the surface of tumor cells and mark them for the destruction by cells of the immune system। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ भी जो है वो ट्यूमर सेल्स के साथ अटैच हो जाती हैं, जिससे दूसरे इम्यून सेल्स को पता चलता है और वो जाके ट्यूमर सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से भी ट्यूमर सेल्स ख़त्म किए जा सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। इन इम्यून सिस्टम can also create an inflammatory response in the area of tumor cells which help to limit the growth and spread। तो ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे ट्यूमर सेल्स जो है वो ग्रो नहीं होंगे और वो इतने ज़्यादा फैलेंगे नहीं। तो इस तरह से ट्यूमर सेल्स से बचा जा सकता है और ये हमारी इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। नंबर 3 क्वेश्चन में आते हैं, द डिफ्रेंशिएट बिटवीन NK सेल एंड TC सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स NK सेल्स और TC सेल मतलब साइटोटॉक्सिक सेल्स या फिर T सेल्स। तो इनको हम इनके बीच में डिफरेंस हमें बताना है। द नेचुरल किलर सेल्स आर सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स एंड TC सेल्स आर बोथ टाइप्स ऑफ WBC
that play important role in immune responses to abnormal cells including cancer cells। तो ये दोनों सेल्स जो है एनके सेल्स और टीसी सेल्स ये क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं और दूसरे एबनॉर्मल सेल्स के खिलाफ ये रिस्पॉन्स करते हैं। तो इनके बीच में आइए डिफरेंस देखते हैं। एनके सेल्स आर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स दैट कैन डायरेक्टली किल ट्यूमर सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये जो एनके सेल्स हैं ये ट्यूमर सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करते हैं। They do not need to recognize a specific antigen on their surface to target the cells। ये इनके पास इन्हें कोई एंटीजन नहीं चाहिए होता है किसी सेल्स को टारगेट करने के लिए। किसी सेल को अगर मारना होगा तो ये खुद उसे पहचान कर मार देंगे, उसके एंटीजन से ये उन्हें उसे नहीं पहचानते। तो यहाँ पर इन्हें एंटीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड कैन किल डायरेक्ट एंड किल सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर सरफेस प्रोटीन। और ये ऐसे सेल्स को ख़त्म करते हैं जो अपनी सरफेस प्रोटीन लॉस्ट कर चुके हैं, जिनके पास सरफेस प्रोटीन नहीं होती। जैसे कि MHC1 हो गया, तो MHC1 ये एक सरफेस प्रोटीन होती है जो किसी सेल्स के पास अगर नहीं होगी तो नेचुरल किलर सेल्स उन्हें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टी सेल्स। T cells, also known as the T lymphocyte, are the type of WBC that play a crucial role in immune responses to cancer cells and other abnormal cells. They recognize a specific antigen on the surface of the cells and differentiate between normal cells and abnormal cells. तो ये भी जो है वो एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म करते हैं, लेकिन इनके और नेचुरल किलर सेल्स के बीच में डिफरेंस ये है कि नेचुरल किलर सेल्स को कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए होता है उस सेल को पहचानने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल सेल्स को पहचानते हैं उनके एंटीजन के हिसाब से। तो एंटीजन जब इन्हें मिलेगा तो ये पहचान लेंगे कि ये नॉर्मल सेल है या एबनॉर्मल सेल है, उसके बाद ये एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म करेंगे। There are two types of T cells, CD8 and CD4 and CD8 cells. CD4 cells help to coordinate the immune responses and CD8 directly kill the cancer cells। तो ये हमारे पास हो गए इसके दो टाइप्स। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे, लिस्ट आउट द वेज ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ऐसे आप पढ़ लें। उसके बाद हम आते हैं इसका पहला जो तरीका है वो फेगोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, फेगोसाइटोसिस आर इम्यून सेल्स दैट इनगल्फ दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज ए बैक्टीरिया, वायरसेस। एग्जाम्पल फेगोसाइट इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये फेगोसाइटोसिस करते हैं ये वाले सेल्स, और ये फेगोसाइटोसिस का मतलब है कोई सेल दूसरे सेल को खा जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इसके अंदर प्रोटीन्स की ग्रुप आती हैं और ये भी जो है वो एंटीबॉडीज़ के अंदर इसके अंदर आ जाती हैं और ये फेगोसाइट करती हैं पैथोजन को। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ये हम सारे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आप इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फीवर। फीवर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन भी प्रोटीन्स हैं दैट प्रोड्यूस बाय सेल्स इन दिस रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शंस। ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेल को वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन इनहेबिट द रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस दैट अलर्ट अदर सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इवन दो कोर प्रोटीन्स आर सेम, हाउ एंटीबॉडीज़ डिफर फ्रॉम ईच अदर। जबकि जो कोर प्रोटीन्स हैं जिससे एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं वो सारे प्रोटीन सेम होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। मतलब कि जब एंटीबॉडीज़ एक ही तरह के प्रोटीन्स के बने हुए हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। While the core structure of the antibody is similar, there are differences in their amino acid sequence, particularly in the variable regions and heavy chains, light chains। तो इसके अंदर क्या है, इनके अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उनके अंदर चेंजेस है, इसीलिए जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। These are variable regions determine the specificity of the antibody and ability to bind with specific antigen।
तो इन्हीं रीजन्स की वजह से, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है वो चेंज है, इसी वजह से ये डिफरेंट तरह के एंटीजन्स को जो है वो बाइंड कर सकते हैं। When an antigen enters the body, it binds to the specific variable region of the antibody to recognize it. The resulting antibody-antigen complex triggered the immune response that can lead the destruction of the neutralization of the antigen. तो इस तरह से एंटीजन ख़त्म होता है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज़ एंटीपायरेटिक थेरेपी एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। तो एंटीपायरेटिक थेरेपी क्या है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। एंटीपायरेटिक थेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ मेडिकेशन टू रिड्यूस फीवर। व्हाट इज़ द कॉमन विच इज़ कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और अदर कंडीशंस। तो इसके अंदर हमारे पास जो फीवर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक थेरेपी की यूज़ करते हैं। Fever is natural response of the body to infection or injury, as it can help to inhibit the growth of pathogens and stimulate the immune responses. However, in some cases, fever can cause to discomfort or other problems such as dehydration. Antipyretic therapy is used to reduce the fever. तो ये फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक थेरेपी यूज़ करते हैं। जबकि फ़ीवर जो है वो हमें अगर पसंदीदा नहीं है, ये हमें डिस्कम्फर्ट देता है या कुछ नुकसान कर रहा है जैसे कि डिहाइड्रेशन, तो इसीलिए हम फीवर को ख़त्म करने के लिए एंटीपायरेटिक थेरेपी का यूज़ करते हैं और इसके अंदर एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस एंड नेम सम WBC एक्टिंग एज ए फेगोसाइट। तो ये बहुत ही सिंपल है। फेगोसाइटोसिस क्या है? Phagocytosis is a process by cells known as a phagocyte engulf the ingest foreign particles। ये क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे डेड सेल्स हो गए। सम एग्जांपल ऑफ WBC एक्ट एज ए फेगोसाइट इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। ये सारे हमारे पास फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन। Inflammation is a body's natural response to injury, infection. It is a complex process that involves the activation of immune cells, the release of inflammatory mediator, and increase in the blood flow of the affected area. The symptoms of the inflammation include redness, swelling, warmth, pain, and sometimes loss of function. तो ये बहुत सारी चीज़ें उसकी हमारे पास सिम्टम्स हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ नॉर्मल एंड हेल्दी रिस्पॉन्स टू द इंजरी ऑफ द इन्फेक्शन, बट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू इशू डैमेज एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्टेन एरिया। क्योंकि एक्यूट जो है ये कम वक्त के लिए होती है और क्रॉनिक ज़्यादा वक्त के लिए होती है, इसीलिए क्रॉनिक जो है ये वाली इन्फेक्शन ये ज़्यादा देर तक रहने की वजह से ये ख़तरनाक होती है और हमारे अंदर डैमेज काज कर सकती है। नंबर 9 पे आते हैं, आउटलाइन द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ फीवर। तो फीवर के कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर बुरा नुकसान, हमारी बॉडी के अंदर नुकसान होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है। मतलब हमारा जो पानी है बॉडी के अंदर वो पानी इम्बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है। फटीग के अंदर क्या होता है, फीवर कैन काज वीकनेस एंड फटीग मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। तो इसकी वजह से हमें वीकनेस ज़्यादा होती है और उससे हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट के अंदर हमें भूख बहुत ही कम लगती है, डिस्कम्फर्ट होता है, सुकून नहीं होता है हमें, और हमारे पास जो सर में दर्द होता है, मसल के अंदर दर्द होता है और एब्डोमिनल के अंदर भी दर्द होता है। हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब इसके अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है। और उसके बाद हमारे पास सीजर्स आते हैं, मतलब हाई फीवर स्पेशली इन चिल्ड्रन कैन लीड टू फाइब्रिल सीजर्स सच एज ए कन्वल्यूशन एंड काज्ड बाय द हाई फीवर। तो इसकी वजह से हमें ये भी गंदी आदतें हो जाती। तो ये सीजर्स भी जो है एक तरह का बुरा इफ़ेक्ट है हमारे फीवर का, हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो इस वजह से ये हमारे पास हो गए पूरे क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस थे, हमने पूरे डिस्कस किए। इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, और अगर आप PDF चाहिए तो आपको कुछ वेट करना होगा, जिससे हम आपको ये
पूरी बुक के जो क्वेश्चन है उसका PDF प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।